कल हम लोगों ने टैक्स रेट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। टैक्स रेट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। टैक्स रेट विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पर्सन एंड सेकेंड टैक्स रेट विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनकम। अब जो टैक्स रेट पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, एंड जो टैक्स रेट्स इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। अब फ्रेंड्स, नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स जो है वो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें एक्सप्लेन किया था। कल हम लोगों ने कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। चलो याद करो, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स रेट लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देयर इज वन सेक्शन 111A। 111A सेक्शन जो है उसके अंदर 3 असेट्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये 3 असेट्स पे ट्रांसफर करते वक्त एसटीटी आपने पे किया है और अगर ये असेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं अप टू 22 जुलाई तो इस पे टैक्स लगेगा 15% एंड 23 जुलाई ऑनवर्ड्स इस पे लगेगा 20%। इसके अलावा जितने भी असेट्स होंगे दैट इज अदर असेट्स, उन सब पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म के केस में 2 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन 112A एंड सेकेंड सेक्शन 112। अब 112A जो सेक्शन है उसमें वापस से 3 असेट्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर्स पे आपने एचटीटी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। फिर यूनिट्स के केस में आपने एचटीटी पे किया है ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। परचेज पे किया हो या ना किया हो फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि परचेज के वक्त 100% एचटीटी होगा ही क्योंकि सारे यूनिट्स लिस्टेड होते हैं। अब उसमें 31 मार्च 2018 तक अगर आप लोगों ने ये शेयर्स और यूनिट्स बेच दिए होंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सेक्शन नंबर याद हो 1038 करके सेक्शन था। और अगर आपने बेचे हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2018 तो फिर इट इज टैक्सेबल। बट अब गेन एक्सीडिंग उस पे ही टैक्स लगेगा और वो भी 10% अगर 22 तक बेचा है तो, एंड 12.5। अब इसमें पहला आपको इंडेक्सेशन में बेनिफिट नहीं मिलता, दूसरा पॉइंट आप लोगों को रिबेट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। फिर हमने पढ़ा 112 करके सेक्शन 112। अगर आपने असेट ट्रांसफर कर दिया है अप टू 22 जुलाई तो फिर उसमें 3 पार्ट्स थे, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस थे, 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 10% दोनों में से विचएवर इज लोअर। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में आप ये चेक करोगे कि हु इज ट्रांसफरर। अगर ट्रांसफरर एक नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है तो 10% नो इंडेक्सेशन, अदर पर्सन है तो 20%, एंड कोई अदर असेट ही है तो भी 20%। न्यू रेट जो आया 23 जुलाई ऑनवर्ड्स एक ही रेट है 12.5%। लेकिन अब अगर 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, पहला अगर पर्सन रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट, नंबर 2 अगर असेट में लैंड या बिल्डिंग या बोथ है, नंबर 3 अक्वायर हुआ है अप टू 22 जुलाई एंड ट्रांसफर हो रहा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 12.5% दोनों में से विचएवर इज लोअर। फिर हमने विनिंग्स के ऊपर टैक्स रेट डिस्कस किया था। विनिंग्स में फ्लैट रेट है डायरेक्टली 30%। विनिंग्स में थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको कोई भी टाइप का खर्चा माइनस करने नहीं मिलता, कोई भी हेड का लॉस आप विनिंग्स की इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बट ये जो थर्ड पॉइंट है वो डिसएडवांटेज है, जहां जहां पे भी स्पेशल रेट एप्लीकेबल है।
मतलब डिडक्शन तो आपको 111A, 112A, 112 किसी के सामने नहीं मिलने वाला है। याद आया आपको? फिर उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट किया था अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अच्छा, इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ दो ही लोगों को मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF। और आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के सामने, विनिंग्स के सामने वो अलाउड नहीं है। अब ध्यान से समझो, देखो हमने एक तो सेक्शन पढ़ा था कल के दिन में 111A, जिसमें क्या कवर्ड था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर हमने पढ़ा 112A, जिसमें क्या कवर्ड था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर हमने पढ़ा 112, वापस से क्या कवर्ड था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड 115BB, जिसमें क्या कवर्ड था? विनिंग्स। अब अगर मैं बोलूं कि टैक्स रेट क्या है सारे सेक्शंस में, तो मैं बोल सकता हूं अप टू 22 जुलाई यहां पे था 15%, यहां पे 23 जुलाई ऑनवर्ड्स 20%, यहां पे था 10%, और वो हो चुका है 12.5%। बट वो भी कब? गेन एक्सीडिंग 1,25,000। इधर आप याद करो तो ओल्ड रेट 20% या कहीं कहीं पे 10% था। अरे 112 जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, और फिर नया रेट आ गया 12.5%। विनिंग्स के केस में रेट में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, इट इज 30%। ये बराबर। उसके बाद अगर आप बात करोगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस 111A के अंदर माइनस करने मिलेंगे, यहां पे भी मिलेंगे, यहां पे भी मिलेंगे। कैपिटल गेन्स के अंदर सिर्फ एक खर्चा नहीं मिलता, STT इज नॉट अलाउड, बाकी सारे एक्सपेंसेस अलाउड है। अरे जैसे आप ब्रोकरेज पे करोगे तो करोगे ना माइनस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो भी तो माइनस करते ही हो। विनिंग्स के केस में खर्चे नहीं मिलते आपको, बराबर। फिर लॉसेस अगर हुए, लॉसेस क्या वो आप सेट ऑफ कर पाओगे? तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के सामने यस, इधर नो। अच्छा, जो भी आपके डिडक्शंस है, डिडक्शंस 80C से लेके 80U तक, ये तो आप कहीं से कहीं पे भी माइनस नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओए, कहीं पे भी माइनस नहीं कर पाओगे। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो सकती है, विनिंग्स के सामने नहीं हो सकती। और यहां पे जो एडजस्ट होगी ना, वो दो ही लोग कर पाएंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF। एंड जो आपका रीबेट का कॉन्सेप्ट है, रीबेट, रीबेट अंडर सेक्शन 87A, रीबेट का जो बेनिफिट है वो भी सिर्फ वो 111A में मिलेगा, 112A में नहीं मिलेगा, 112 में मिलेगा और विनिंग्स में भी मिलेगा। कल ही मैंने आपको पता है एक सम करवाया था। सो रीबेट का बेनिफिट सब जगह मिलेगा। सो अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये आपका देखो एक समरी टाइप हो गया कि 111A, 112A, 112 एंड 115BB। याद रखना, विनिंग्स में काफी सारे डिसएडवांटेजेस है, बट रीबेट का बेनिफिट मिलता है। रीबेट का बेनिफिट कहां नहीं मिलता? एक ही सेक्शन में नहीं मिलता, 112A में, बाकी सब जगह रीबेट मिलेगा। इसीलिए तो अपन ने विनिंग्स के केस में कल ही मैंने आपको जाते जाते पता है 2 क्वेश्चंस करवाए थे, इधर एक में अपन ने 12,500 का रीबेट लिया था और दूसरे में 25,000 का रीबेट लिया था। सो रीबेट माइनस करने मिलेगा विनिंग्स के केस में। विनिंग्स के केस में खर्चे, लॉसेस और डिडक्शन नहीं मिलते, प्लस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलता। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करने मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF को। बोलो, बैठा दिमाग में इतना आपके? तो ये एक पहले आप लोग समरी बना लीजिए। चलो अब यहां पे ध्यान दो।
अब फ्रेंड्स, अब एक डिस्कशन करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन है। समझना ये पूरा प्रोविजन क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले पार्ट से एमसीक्यूज आते रहते हैं। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज के अंदर 2 बार ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ध्यान से समझो। हम लोगों ने कल के लेक्चर में एक डिस्कशन किया था कि अगर कैपिटल असेट में इक्विटी शेयर्स हैं या फिर यूनिट्स है ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट्स है ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आप लोगों ने एसटीटी परचेज एंड ट्रांसफर के वक्त तो तीनों पे होना चाहिए, परचेज पे इक्विटी पे होना चाहिए, यूनिट्स पे होगा नहीं होगा चलेगा। अगर ये 3 असेट्स बेचे एंड देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये गेन अगर आ रही है अप टू 31 मार्च 2018, तो सेक्शन नंबर 1038 में क्या हो जाएगा, एग्जाम, यहां पे एग्जाम्ट हो जाएगा। एंड 1418 ऑनवर्ड्स ये हो जाएगा टैक्सेबल एज पर सेक्शन और अंडर सेक्शन 112A। अब आप थोड़ा सा समझो कि ये अमेंडमेंट जो आया होगा वो अनाउंस कौन से दिन पे हुआ होगा, 1 Feb 2018, ये दिन पे अनाउंस हुआ होगा। ये दिन पे क्या अनाउंस हुआ होगा कि सेक्शन नंबर 1038 जो है वो अब जा रहा है। कब से जा रहा है, 1 Feb से जा रहा है कि 31 मार्च से जा रहा है? 31 मार्च से। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें पता चल गया होगा कब, 1 Feb को। अब तुम्हें ना एक सिचुएशन समझो कि जहां पे एक पर्सन ने 7-8 में कुछ शेयर्स खरीदे। कब शेयर्स खरीदे? 7-8 में कुछ शेयर्स खरीदे एक पर्सन ने 10 लाख के। समझो ये पर्सन है मिस्टर ए, और मिस्टर बी जो है उसने भी 7-8 में 10 लाख के शेयर्स खरीदे। दोनों ने 10-10 लाख के शेयर्स खरीदे, इक्विटी। 31 मार्च 18 को मिस्टर ए ने यही 10 लाख वाले शेयर समझो कि 100 लाख में बेच दिए। कितने में बेच दिए? कितने का गेन आया मिस्टर ए को? तुम्हें समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा 90 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्टर बी ने सोचा मेरे को बेचने नहीं है, मिस्टर बी ने सोचा मैं इसको बेच रहा हूं चलो करंट ईयर में, दैट इज 24-25 में, और 24-25 में मैं इसको 120 लाख में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं? प्राइस और बढ़ चुका है। 17-18 में जो प्राइस था वो था 100 लाख शेयर्स का, अभी हो चुका है 120 लाख। तो अब तुम देखो मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी जिसने 10 लाख में खरीदे थे और 120 में बेचे, तो देयर इज गेन ऑफ 110 लाख, और ये 110 लाख क्या हो रहा है? टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि 112A आ चुका है। हाँ, 110 लाख में से 1.25 लाख माइनस करने मिलेगा। अरे वो एग्जाम्पशन जो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है यहां पे तो यार गलत हो रहा है मिस्टर बी के साथ। कैसे गलत हो रहा है? सोचो ना, अगर उसने खुद ने भी 18 में शेयर्स बेच दिए होते, क्या नहीं से 90 लाख पे टैक्स ही नहीं लगता उसको भी, और अभी तो पूरा का पूरा अमाउंट 110 लाख रुपया क्या हो रहा है? टैक्सेबल हो रहा है। तो यार यहां पे मिस्टर बी की तो वैसे कोई गलती ही नहीं है। उसने तो ये सोच के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था कि मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा और 1038 में एग्जम्पशन ले लूंगा, बट 1038 गवर्नमेंट ने निकाल दिया, उसमें मिस्टर बी क्या करेगा? तुम्हें समझ में आ रहा है? मिस्टर बी का लॉस हुआ वो समझा? क्योंकि अगर मिस्टर बी 18 में बेच देता तो एटलीस्ट उसको 90 लाख पे तो टैक्स ही नहीं लगता।
तो ऐसे लोगों को कहने से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। सुनते जाना क्या कर रहा हूं मैं। ये असेट अक्वायर किए गए हैं बिफोर 1 Feb 2018 एंड यही असेट ट्रांसफर हो रहे हैं ऑन और आफ्टर 1/4/18। समझो। अगर आपने ये 3 असेट्स 1, 2 एंड 3 खरीदे, कब है, खरीदे 1 Feb 18 के पहले, कहने से जब पहले खरीदे तो तुम्हें पता ही नहीं था कि 112A सेक्शन आने वाला है। तुम समझो, अगर तुम 1 Feb को खड़े हो या 2 Feb को खड़े हो और तुम सोच रहे हो आज मैं इक्विटी शेयर्स खरीदूं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें पहले से ही पता है क्या कि तुम्हें 112A में टैक्स लगने वाला ही है। 112A भले ही एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल से, बट उसका नॉलेज तो कहने से 1 Feb को आ गया था। तो कब आपको पता नहीं था कि 112A आने वाला है, कहने से अप टू 31 जनवरी 2018 तक आपको पता ही नहीं था। तो अगर आप लोगों ने शेयर्स खरीद लिए या ये यूनिट्स खरीद लिए कब, अप टू 31 जनवरी 2018, मतलब 1 Feb 2018 के पहले, मतलब तुमने खरीदे कब, जब तुम्हें लगा था कि हम लॉन्ग टर्म रख के 1038 में एग्जम्पशन लेंगे, तब तुमने खरीदे। और तुमने बेचे कब, जब 112A आ चुका उसके बाद। मतलब खरीदे थे वो फेज में जब तुम्हें एग्जम्पशन मिलने वाला था, जब तुम्हें पता नहीं था कि 1038 निकलने वाला है। 1 Feb 2018 से लेके 31 मार्च 2018 तक भी सेक्शन 1038 ही एप्लीकेबल है। बट अगर तुमने वो फेज में खरीदे तो तुम्हें पहले से ही पता है क्या कि तुम्हें एग्जम्पशन मिलने वाला ही नहीं है। तुम्हें कब पता नहीं था कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कहने से वो 1 Feb के पहले। तो अगर तुम लोगों ने ये असेट्स जो 112A के अंदर कवर्ड है, ध्यान से समझना, कौन से सेक्शन में कवर्ड है बोलो, 112A के अंदर जो भी असेट्स कवर्ड है। अब एग्जांपल्स देखते जाना सारे। समझो आपने 7-8 में खरीदे, 7-8 में कुछ इक्विटी शेयर्स खरीदे 10 लाख के, और 24-25 में तुमने उसको बेचा, सेलिंग प्राइस आया समझो 100 लाख। तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, ये वाले केस में अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोविजन ना बनाए, कोई भी प्रोविजन, तो आप क्या करोगे, 100 लाख एफवीओसी माइनस कॉस्ट 10 लाख, 90 लाख बचा, माइनस 1.25 लाख आपका बचा 88.75 लाख, और इस पे या तो लगेगा 10% या तो लगेगा 12.5%, बराबर। बट ये तो ये जो पर्सन है उसके साथ गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, 7-8 में उसने क्या सोच के खरीदा था, एग्जम्पशन ले लेगा अंडर सेक्शन, बट उसको तो एग्जम्पशन मिला ही नहीं, कुछ भी उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसको तो सब अमाउंट पे टैक्स लग गया। अब ऐसे लोगों को हम क्या बेनिफिट दें। तो अब गवर्नमेंट ने यहां पे एक प्रोविजन बनाया। क्या प्रोविजन बनाया, ध्यान से सुनो। पहले तुम्हें समझा ये प्रोविजन की जरूरत क्या है। तुमने ये शेयर्स कितने में बेचे हैं, 100 लाख, तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, यू चेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। बोलो कौन से दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब अमेंडमेंट आने से एक दिन पहले। कब की फेयर मार्केट वैल्यू बोलो, 31 2018, 31 जैन 2018 का क्या चेक करो, फेयर मार्केट वैल्यू। यू चेक फेयर मार्केट वैल्यू। अब समझो कि यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू जो है, यहां पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 70 लाख। बोलो कितनी है,
लाउडर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? अब गवर्नमेंट ने असेसी को बोला कि हम तुझे ऑप्शन दे रहे हैं, क्या? यू सिलेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू एज योर कॉस्ट। क्या सिलेक्ट कर लो? फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट सिलेक्ट कर लो। मतलब व्हाट इज योर एफवीओसी इन दिस केस? 100 lakhs। आप कॉस्ट कितनी माइनस कर दो? अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 10 lakhs है। तुम्हें 10 lakhs के बदले माइनस करने कितना मिल रहा है? मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक 60 lakhs तुम्हारी वैल्यू बड़ी है, 60 lakhs तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू बड़ी है। गवर्नमेंट बोलता है काम करो, 60 lakhs को छोड़ो, तुम 70 lakhs इधर माइनस करो। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो आपके शेयर्स की वैल्यू बड़ी कहने से वो कितनी है? वो है सिर्फ 30 lakhs। ये 30 lakhs आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और इसमें से आप 112A का एग्जम्पशन माइनस करो 1.25 lakhs, कितना बचा? 28.75 lakhs बचा, और इस पे तुम 10% या फिर 12.5% टैक्स भरना। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू बड़ी थी ना, ये 60 लाख रुपया जो वैल्यू बड़ी थी ना, इस पे तुमसे टैक्स ही नहीं लिया। अरे किधर तुम 10 लाख माइनस करते, किधर अभी 70 लाख माइनस किया, तो कहने से 60 लाख पे टैक्स ही नहीं लिया ना। तो इन्होंने आपको एग्जम्पशन दिया। कैसे दिया पता है? इनडायरेक्टली दिया, बाय इंक्रीजिंग योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इसीलिए हेडिंग देखो मैंने क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट कवर्ड अंडर सेक्शन। बट ये कॉन्सेप्ट कब आएगा? व्हेन दिस असेट आर अक्वायर्ड बिफोर 1st Feb 2018 एंड ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 1/4/18, तब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। ओए ओए ओए, अगर तुमने 1st Feb 18 या उसके बाद इक्विटी शेयर्स खरीदे, 1st Feb या उसके बाद इक्विटी शेयर्स खरीदे 10 लाख के, कहने से तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख ही होगी रे। ओए, फिर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत। तुमने खरीदे कब? जब तुम्हें पता नहीं था कि 112A सेक्शन आने वाला है, और तुमने बेचे कब? 112A आने के बाद। बोलो गया ये भेजे में गया? अरे पक्का समझा गया? तो 10 लाख से लेके 70 लाख जो अप्रिसिएशन हुआ था, मतलब 60 लाख रुपया जो आपका अप्रिसिएशन हुआ था शेयर्स की वैल्यू में, कहने से उस पर आपको टैक्स ही नहीं लगा। तो अब तुम सोचो, अगर तुमने शेयर्स नहीं बेचे तो भी गवर्नमेंट तुम्हें बेनिफिट तो दे रहा है, बट कैसे बेनिफिट दे रहा है? बाय इंक्रीजिंग योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अब एक डाउट यह आना चाहिए कि सर, अगर समझो 7-8 में 10 लाख के शेयर्स थे, 24-25 में इसका सेलिंग प्राइस था 100, और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो था सिर्फ 8 लाख रुपया। ऐसा थोड़ी कि शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा ही, कम भी तो हो सकता है ना। तो सर अब हमें क्या करना है? हमारा एफवीओसी तो बहुत क्लियर है, 100 lakhs आना चाहिए, बट अब हम कॉस्ट कितनी लेंगे? अब आप थोड़ा सा सिर्फ अपना दिमाग भी चलाओ, क्या यहां से लेके यहां तक कोई अप्रिसिएशन हुआ है कि नहीं हुआ? अब जब अप्रिसिएशन ही नहीं हुआ, मतलब अगर तुम 2018 में ये शेयर्स बेच भी देते तो भी तुम्हें कोई गेन नहीं आने वाला था, तो कौन सा एग्जम्पशन मिलता? तुम्हें कुछ नहीं मिलता। अरे गेन ही नहीं आता तो क्या एग्जम्प्ट करते हैं? तो अब तुम क्या करो? अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या माइनस करो? 10 lakhs। कितना बचा? 90 lakhs। उसमें से 112A का 1.25 लाख माइनस करो, कितना बचा? 88.75 lakhs, और इस पे लगा दो 10% या फिर 12.5%। अरे समझा क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बन रहा है अपना? कॉस्ट क्या बन रहा है? कॉस्ट तो इट विल बी आइदर ओरिजिनल कॉस्ट, और इट विल बी ऑन विच डेट? whichever is हायर। पहले इतना भेजे में गया। अच्छा, वापस से केस 1 पे आओ ना। केस 1 पे आपकी कॉस्ट क्या थी यहां पे? हाँ, और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से हायर क्या आया? आपको 70 lakhs माइनस करने दिया। मेरा एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या ये 70 lakhs की कॉस्ट आपने इनकर की है कि नहीं की है? आपने इनकर कॉस्ट कितनी की है? बट आपको क्या इसे 70 lakhs माइनस करने मिल रहा है, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ये 70 lakhs और कुछ नहीं है, ये आपका एक नोशनल कॉस्ट है। यस के नो? चलो ठीक है।
मैं आपके सामने अभी थर्ड केस रखता हूं। समझो आपने 7-8 में 10 लाख के शेयर्स खरीदे थे। इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस समझो कि वो आ गया था 40 लाख। कितना आया? और जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी एज ऑन 31 जैन 2018 वो थी 70 लाख। मतलब 10 से पहले शेयर्स 70 पे गए, फिर आपने बेचे तब तक क्रम हो गया था 40 हो गया था। पहली चीज तो एफईओसी क्या लेनी है बोलो जरा। अब अपने को क्या माइनस करना है? कॉस्ट, बराबर। अब तुम है ना थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाओ पहले तो। ओरिजिनल कॉस्ट इज हाउ मच? फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों में से हायर क्या आएगा? दोनों में से हायर क्या आएगा? अब तुम 70 लाख अगर इधर से माइनस करो तो कैन आई से इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ 30 लाख। लॉस आएगा 30 लाख का। अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। एक तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है क्या? कि यू सिलेक्ट 70 लाख एज योर कॉस्ट, जो एक्चुअली में आपकी कॉस्ट नहीं है। गवर्नमेंट बोल रहा है तुम्हें बेनिफिट देने के चक्कर में कैन आई से हमारा नुकसान हो रहा है। ये तो कैसे हमारा नुकसान? मतलब गवर्नमेंट का नुकसान कैसे हुआ? अबे तुम 30 लाख का लॉस बुक कर रहा है, ये लॉस तुम्हारा एक्चुअली में तो हुआ ही नहीं है। कहने से ये 30 लाख का लॉस तुम क्या करेगा? दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ करेगा, दूसरी इनकम कम करेगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा। सो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हें बेनिफिट दें जिसके वजह से हमारा नुकसान हो। तो अब हम तुम्हें यहां पे 70 लाख माइनस करने तो कितना देंगे? 40 लाख ही देंगे। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? नील। बैठ रहा है दिमाग में? और एक केस लिखते हैं। 7-8 में समझो ये था 10 लाख। यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जैन 2018 और सेलिंग प्राइस। अब समझो सेलिंग प्राइस तुम्हारा आया 8 लाख और ये आया था 7 लाख। तो अब पहले तो आपकी एफईओसी कितनी है? एफईओसी 8 लाख। अब आपका कॉस्ट कितना आएगा? तो 10 लाख और 7 लाख, विच एवर इज कितना आएगा? अब 10 लाख जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा कैन आई से इट विल रिजल्ट इन लॉस? यस के नो? अब क्या 10 लाख रुपया मेरा इनकर हुआ है एक्चुअली में? 10 लाख क्या मेरी कॉस्ट इनकर हुई है? तो भाई पूरा 10 लाख माइनस कर। तुम समझो ऊपर मेरा 70 लाख कॉस्ट था बट वो मेरा इनकर नहीं हुआ था, दैट वाज अ नोशनल कॉस्ट। इसीलिए वो लोग ने कॉस्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया टू योर एफईओसी। बट यहां पे तो क्या मेरा 10 लाख इनकर हुआ है? यस। अब कर 2 लाख का लॉस बुक। अरे सुना क्या ओए? आप है ना रट्टा मत मारो इसको। आप ऐसा ही याद रखो कि इट इज ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज। अब अगर फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया तो इट शुड नॉट रिजल्ट इन लॉस। अरे यार ये ज्यादा आया तो लॉस नहीं आ सकता। क्यों? नोशनल कॉस्ट है रे ये। बट ये ज्यादा आया, अगर हायर में कॉस्ट ज्यादा आया तो लॉस आया तो चलेगा। नहीं समझा तुम्हें? अब एक मिनट वापस से। आपकी कॉस्ट क्या लेने की? इट विल बी आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और इट विल बी एज ऑन विच डेट? दोनों में से विच एवर इज। अब तुम्हारा अगर हायर में फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया और तुम वो माइनस कर रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसके वजह से क्यों? नोशनल कॉस्ट है फेयर मार्केट वैल्यू, इट इज नॉट योर एक्चुअल कॉस्ट। बट यस ओरिजिनल कॉस्ट अगर हायर आया तो चलेगा, तो लॉस बुक करो। अब ये पूरा मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। जिसको भी लॉजिकली नहीं समझता, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना वो 2 स्टेप में आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1, आप सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो विथ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। इन दोनों में से पहले लोअर सिलेक्ट करना। एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 और ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर। अब ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, मेरे को ये फॉर्मूला मैं खुद याद नहीं रखता हूं, मैं आपको पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन कर चुका हूं।
अब यह फॉर्मूला देखो जरा, क्या लिखा है पहला तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बोलो, सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, और जो लोअर आया उसको कंपेयर करना विच एवर इज, देखो 70 lakhs और 100 lakhs विच एवर इज लोअर, क्या आ रहा है लाउडर, और 70 lakhs और 10 lakhs विच एवर इज क्या आएगा, देखो तुम्हारी कॉस्ट आ गई 70। चलो नेक्स्ट 100 और 8 lakhs विच एवर इज लोअर, 8 और 10 विच एवर इज हायर 10 lakhs। नेक्स्ट 70 and 40 विच एवर इज लोअर, 40 and 10 whichever is higher 40 lakhs। Last 7 or 8 whichever is lower, 7 or 10 whichever is higher 10 lakhs। कुछ समझ रहा है? बट मेरे को ये फॉर्मूला अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं जा रहा हूं, आप ऐसे याद रखो क्या, ओरिजिनल कॉस्ट और whichever is higher। अब अगर हायर में फेयर मार्केट वैल्यू हायर आया तो लॉस नहीं आना चाहिए, तो यू विल ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड टू योर एफवीओसी। एंड अगर ओरिजिनल कॉस्ट हायर आया और उसके वजह से लॉस आया तो चलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू की वजह से लॉस क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है और बेनिफिट देने के चक्कर में गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। बट ओरिजिनल कॉस्ट हायर आया तो वो तो आपका एक्चुअल लॉस ही है, दैट इज नॉट योर नोशनल लॉस। अरे समझा? अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम फेयर मार्केट वैल्यू 31 जैन 2018 का क्यों देख रहे हैं? अमेंडमेंट तो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, ये नया सेक्शन जो आया ये तो 1 अप्रैल 2018 से आया है। हम 31 जैन 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू क्यों देख रहे हैं? ध्यान से समझो, जब ये अमेंडमेंट आया 1 फेब 2018 को कि अब से मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स ही आपके पास सिर्फ 1038 है, उसके बाद से 1038 सेक्शन निकल जाएगा। आप खुद सिर्फ सोचो वो 2 महीने में कहना इसे मार्केट जो है वो हमेशा गिरा ही होगा। क्यों? क्योंकि आज अमेंडमेंट आ चुका है, पता है कि अब टैक्स लगने वाला है, तो मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। मतलब तुम्हारा सेल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मतलब सेल्स मतलब इक्विटी शेयर्स का सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। अब जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या नहीं से प्राइस टूटने वाला ही है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हम 31 जैन या 1 फेब के बाद का कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू आपको बोलते हैं ना, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू कम होता। क्यों? क्योंकि वो अमेंडमेंट के वजह से कम हुआ है। करेक्ट फेयर मार्केट वैल्यू हम कौन सी बोल सकते हैं आपको, तो वो होगी 1 दिन पहले की, क्योंकि तब लोगों को पता नहीं था। यही सिलेक्ट करने में फायदा है ना, फायदा अपना हुआ है, मतलब असेसी का हुआ है, क्योंकि इसमें फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है। क्योंकि 1 फेब के बाद तो फेयर मार्केट वैल्यू कहने से कम होना स्टार्ट हुई होगी, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट कहने से ये मार्केट में प्राइस जो है वो कम हुई रहेगी। तो असेसी को बेनिफिट देने के लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन विच डेट, 31 जैन 2018। रीजन समझा? सेकेंड पॉइंट, इस दिन पे आपको सिलेक्ट क्या करना है पता है? आपको सिलेक्ट करना है हाईएस्ट प्राइस। अब जब स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स का प्राइस देखते हो, तो आज के दिन का ही एक रहता है हाईएस्ट प्राइस, एक रहता है लोवेस्ट प्राइस, और दोनों का एवरेज होता है। मतलब क्या कि आज के दिन में वो शेयर्स हाईएस्ट क्या प्राइस पे टच कर चुका है एंड लोवेस्ट क्या प्राइस पे गया है। क्योंकि आज लोगों ने परचेज सेल किया होगा, तो एक हाईएस्ट प्राइस गया होगा शेयर का और एक लोवेस्ट प्राइस गया होगा, और दोनों का एवरेज हुआ रहेगा। तो आपको क्या लेना है? हाईएस्ट प्राइस लेना है। गवर्नमेंट देखो आपको वापस से बेनिफिट ज्यादा दे रही है कि भाई आप हाईएस्ट प्राइस देखना। उस आपको क्वेश्चन में वो लोग क्या करेंगे पता है? 3 प्राइस देंगे, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस एंड एवरेज प्राइस। आपको क्या याद रखना है? असेसी को अपने को बेनिफिट ज्यादा देने का है, तो ज्यादा देने का ही, इसीलिए हम लोग 1 फेब का फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखते, 31 जैन का देखते हैं, और 31 जैन में भी हाईएस्ट प्राइस।
सर हमें एक डाउट आ रहा है कि अगर समझो वो शेयर्स का ट्रेडिंग ही नहीं हुआ 31 जैन पे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समझो कोई बायर सेलर नहीं था, तो हमें क्या करना है? तो उसके एक दिन पहले का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। एक दिन पहले का मतलब, एक दिन पहले का मतलब 30 तारीख का। अरे समझा? ये एचपी क्या लिखा है मैंने? हाईएस्ट प्राइस। अपने को ये प्रोविजन में यही देखना है कि गवर्नमेंट अपने को बेनिफिट ज्यादा दे रहा है। कैसे ज्यादा दे रहा है वो समझा। दो चीजें मैंने आपको सिखाई। एक, 1 फेब को अमेंडमेंट आई, बट अपन फेयर मार्केट वैल्यू एक दिन क्यों? क्योंकि तब प्राइस कहने से प्रॉपर रहेगा, अमेंडमेंट के वजह से प्राइस गिरा नहीं होगा। एंड उस दिन का भी हम क्या ले रहे हैं? हाईएस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि हम एसएससी को ज्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। अरे समझा ये? पक्का? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझो मैंने एक शेयर्स खरीदे थे 22-23 में 10 लाख के, और वो शेयर्स की आज वैल्यू हो चुकी है 20 लाख, मैं बेच रहा हूं। क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नहीं। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई तभी होगा जब आपने ये 3 असेट्स खरीदे हैं। कब? 1 फेब 2018 के पहले। वो क्लियर? तुम्हें अब कुछ भी डाउट हो तो तुम यहां पे पूछ सकते हो। समझा आप लोगों को? अब ये वाला पार्ट आप नोट कर लेंगे पहले। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं, और फिर एक सम आप लोगों को दे रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन in case of बोनस शेयर्स। चलो, बोनस शेयर के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है क्या? तो बोनस शेयर की कॉस्ट क्या? 0। अरे समझा क्या? लेकिन एक पॉइंट है ना इसमें समझने जैसा है, इधर सुनो सब लोग। अगर आपको बोनस शेयर रिसीव हुए, बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, मतलब आपको समझ में आ रहा है? वो जो बेस ईयर था अपना इंडेक्स नंबर का, उसके पहले आपको अगर बोनस मिला है, बोनस शेयर्स मिले अगर ये डेट के पहले, अब ये डेट के पहले अगर कोई भी असेट आपके पास है, तो कहने से अपने को तो गवर्नमेंट एक ऑप्शन देता है क्या, कि यू सिलेक्ट ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। थोड़ा सा अगर दिमाग चल रहा हो आपका, कैन आई से इट विल बी ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 0, और फेयर मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू ही हायर आने वाली है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? ये एक टाइप का अपने लिए बेनिफिट हो गया। जिधर अपना कॉस्ट कुछ भी नहीं है, उधर अपने को फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करने मिल रहा है। बट इफ बोनस इज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर विच डेट? 1 अप्रैल 2001, देन कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर इज निल। बोनस शेयर की फिर कॉस्ट क्या हो जाएगी? निल। अरे समझा? हाँ, बट अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास बोनस समझो 2-3 में आ गया था, 2-3 में अगर आया था 2-3 ईयर में, और तुम उसको अभी बेच रहे हो 24-25 में, तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट नील हो गई, बट फिर तुम्हें उसको फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जैन 2018 वाला कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अरे जो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट करवाया, क्यों? क्योंकि 1 फेब 2018 के पहले तुम्हारे पास शेयर्स आ चुके हैं। मतलब तुम्हारे पास शेयर्स तब आए थे जब सेक्शन 1038 था, और तुमने बेचे कब? 112A आया उसके बाद। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? फिर ऊपर वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर बोनस शेयर्स तुम्हें 1/4/2001 के पहले मिले, तो कहने से ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा है 1/4/2001 के बाद बोनस मिला है, तो तुम्हारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हमेशा नहीं आएगा रे।
अगर तुम्हारे शेयर्स 1 फेब 2018 के पहले खरीदे हैं, मतलब बोनस पहले मिला है, तो तुम्हारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ, तुम्हें और एक चीज सिखा रहा हूं, 1/4/2001 के पहले बोनस मिला है ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी आएगा फेयर मार्केट वैल्यू वाला, और ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। क्योंकि भाई वो 1038 वाले फेज में ही खरीदा ना वापस से, बोनस भी तो तभी आया 1038 वाले फेज में, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 Jan 2018 भी देखनी पड़ेगी। कुछ समझ रहा है? तो तुम्हें क्वेश्चन में केयरफुली रीड करना पड़ेगा कि डेट्स क्या क्या दी हुई है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप लिख लो, फिर मैं आप लोगों को एक सम देगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, डिविडेंड इनकम जो होती है ना, डिविडेंड ओए, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, और डिविडेंड इनकम पे कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करो। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पार्ट देखना, क्या पूछा है, कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपको टैक्स भी निकालना है कितना आ रहा है। चलो स्टार्ट। इसमें ओरिजिनल शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म है, पहले तो वो समझो, और बोनस शेयर्स जो है वो शॉर्ट टर्म है, और प्लस आपको डिविडेंड मिल रहा है 2000 रुपीज का। शॉर्ट टर्म कवर हो जाएगा अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कवर हो जाएगा अंडर 112A, एंड डिविडेंड पे नॉर्मल रेट लगेगा। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते वक्त एसटीटी माइनस नहीं करना है, वो याद रखना। दूसरा, ये सब में अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी आएगा। अनएग्जॉस्टेड किधर एडजस्ट करोगे, शॉर्ट टर्म के सामने करोगे पहले, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट 20% है और उधर 12.5% है। 1,25,000 माइनस भी होगा, और 112A के सामने रीबेट नहीं मिलेगा, वो याद रखना। रीबेट आपको मिलेगा सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला जो टैक्स आएगा उसके सामने। रीबेट आपको बेसिक टैक्स से मिलता है, टोटल टैक्स से नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी आया ना आंसर आप लोगों का? फाइनल आंसर देखो, 9230। तुम रीबेट 112A के सामने माइनस नहीं कर सकते, वो ध्यान में रखना, सिर्फ 111A के सामने ही अलाउड है। ये 2,98,000 इज योर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यू आर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो 3 लाख में से 2,000 चला गया डिविडेंड, तो तुम्हारा 2,98,000 बचा, जो आपका एडजस्ट होगा सिर्फ शॉर्ट टर्म के सामने, और बैलेंस शॉर्ट टर्म पे आपको 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म 196 आएगा। क्यों 196 आया वो समझा? क्योंकि आपको फेयर मार्केट वैल्यू अपनी कॉस्ट सिलेक्ट करने मिल जाएगी 31 Jan 2018 की, क्योंकि आपने शेयर्स 2007 में खरीदे हुए हैं, तो आपको ये कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपका 196 में से 125 माइनस हो जाएगा, और बचेगा उस पर 12.5 लगेगा। ये दोनों आपका टोटल टैक्स हो गया। आपकी जो ग्रॉस टोटल, ये नेट टोटल इनकम है वो है 594। आपको डिफॉल्ट स्कीम में 7 लाख तक अगर इनकम है तो रीबेट मिलता है 25,000 का मैक्सिमम, तो आपको इसके सामने रीबेट मिल सकता है 19,600 का। तो यह आपका बचा, और 4% HEC। आ रहा है समझ में? कुछ डाउट हो तो पूछो ये सब में। ओरिजिनल शेयर्स पे लॉन्ग टर्म गेन, बोनस शेयर्स पे शॉर्ट टर्म गेन, और डिविडेंड इनकम, 3 ही इनकम है आपके यहाँ पे। चलो बढ़े अपन आगे। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ मुझे, डिविडेंड इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है? क्या डिविडेंड इनकम पे कोई स्पेशल रेट लगता है?
स्पेशल रेट सिर्फ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में सिर्फ 3 असेट्स पे और विनिंग्स पे ही लगता है। अरे बराबर। अब मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये पॉइंट मैंने चैप्टर नंबर 1 में कवर किया है बुक के अंदर, मतलब टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर नंबर 1 में ये पॉइंट मिलेगा। ध्यान से समझना, इसके ऊपर आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है। जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है एंड एजेपी है, ये 5 लोगों को आप याद करो ना, 4 रेट ऑफ सरचार्ज लगते हैं। 4 ऑप्शनल स्कीम के अंदर 4 लगते हैं और डिफॉल्ट स्कीम के अंदर इन लोगों को 3 रेट्स हैं। याद है ऐसा कुछ? इफ इनकम इज मोर देन तो 10% एंड 10%, इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़ 15% एंड 15%, इफ इनकम इज मोर देन 2 करोड़ एंड इफ इनकम इज मोर देन, यहां पे 37 होगा और यहां पे 25 का 25 ही रहेगा। अरे 25 तो लगेगा ना। तो ये हमने रेट ऑफ सरचार्ज पढ़े थे। अब है ना, एक कॉन्सेप्ट क्या बनाया गया है, ध्यान से सुनो। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 111A, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112A, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112 एंड या फिर आपको डिविडेंड इनकम आ रही है। देखो, विनिंग्स की बात नहीं हो रही है यहां पे, ओए विनिंग्स कवर्ड नहीं है। या तो आपको शॉर्ट टर्म आ रहा है 111A वाला, या फिर आपको लॉन्ग टर्म आ रहा है 112A वाला, या फिर लॉन्ग टर्म 112, या फिर डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम पे ना, ये 4 इनकम पे हम आपको मैक्सिमम सरचार्ज जो लगाएंगे ना, मैक्सिमम वो होगा सिर्फ 15%। मतलब सरचार्ज का रेट कभी भी 25 या 37% नहीं होगा ये 4 इनकम्स के ऊपर। मतलब ये 4 इनकम्स पे हमेशा कितना लगेगा सरचार्ज? सिर्फ 15%। मतलब 10 वाला सरचार्ज लग सकता है और 15 वाला सरचार्ज लग सकता है। बाकी सरचार्ज 25 और 37 ये 4 इनकम्स पे तो कभी भी नहीं लगेगा। सुन रहे सब लोग? ओए कितनी इनकम्स है यहां पे? 4। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड चौथा, इस पे कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सुनो, सरचार्ज किस पे लगता है पहले मुझे वो बताओ। तो पहले तो अपने को बेसिक टैक्स कैलकुलेट करना है और फिर सरचार्ज लगाना है, बराबर ना। अब सुनो, अब आपकी ये जो 4 इनकम्स है, ये 4 इनकम्स पहले तो वो देखने की कितनी है अमाउंट में, और प्लस आपकी अदर इनकम्स देखने की। अदर इनकम्स में क्या क्या आ गया? ये 4 इनकम्स को छोड़ के बाकी सब अदर इनकम्स। समझो आपकी ये 4 इनकम्स 20 लाख है और अदर इनकम्स भी 20 लाख है। तो आपकी टोटल कितनी हो गई? टोटल इनकम 40 हो गई। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो सरचार्ज है, सरचार्ज ये 4 इनकम्स पे और अदर इनकम्स पे 0 एंड 0। क्यों? 50 लाख से तो इनकम ही कम है, तो सरचार्ज तो आएगा ही नहीं ना कभी भी। समझो कि ये 4 इनकम्स 20 लाख है और ये 60 लाख है, मतलब टोटल कितनी हो गई? 80। मतलब इनकम इज मोर देन
50 लैक्स है। अब सरचार्ज तो लगेगा, बट सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा? 10%। तो वैसे भी रेट 15% से तो कम ही है, तो दोनों इनकम्स पे 10 और 10% सरचार्ज। मतलब पहले ये 4 इनकम्स पे बेसिक टैक्स निकालो, अदर इनकम्स पे बेसिक टैक्स निकालो, और फिर जो भी बेसिक टैक्स आया उस पे 10% सरचार्ज। चीजें हो रही है क्लियर? तो इसका मतलब शॉर्ट में मैं बोलूं तो 80 लाख पे क्या निकालो? बेसिक टैक्स, और सरचार्ज कितना लगा दोगे? 10%। बट थोड़ा सा दिमाग चलाना, ये जो 4 इनकम्स है, ये 4 इनकम्स में से ये 3 इनकम्स पे तो स्पेशल रेट लगता है। तो 80 लाख में से जो भी आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम है उसको अलग करो, जो बैलेंस इनकम बचेगी उसको अलग करो। स्पेशल रेट वाली पे स्पेशल रेट लगाओ, बैलेंस इनकम पे स्लैब रेट लगाओ, दोनों को ऐड करो, वो तुम्हारा टोटल बेसिक टैक्स हो गया, और दोनों पे 10, मतलब वो टोटल बेसिक टैक्स पे 10% सरचार्ज। ये बराबर समझो। ये 40 लाख है तुम्हारी 4 इनकम, ये 4 इनकम्स 40 लाख है, और तुम्हारी ये वाली इनकम 80 लाख है। अब तो कितनी हो गई टोटल इनकम? 120 लैक्स। मतलब इनकम 1 करोड़ से, तो तुम्हें सरचार्ज वैसे भी कितना लगता है? इस पे भी 15 लगाना, इधर भी 15। इन शॉर्ट 120 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करो, और जितना टैक्स आया वो सब पे 15% एंड 15%। सुन रहे सब लोग? अब थोड़ा सा आपका ध्यान ज्यादा चाहिए। समझो कि तुम्हारी ये 4 इनकम्स मिला के 150 है, ये अदर इनकम्स कितनी है? या फिर अपन ऐसा एग्जांपल लेते हैं, चलो ये 70 लैक्स है, 4 इनकम्स 4 इनकम्स हटा के बाकी सब इनकम, और ये तुम्हारी इनकम जो है वो 180 लैक्स है। 4 इनकम्स 180 है और वो सब 70 है, तो तुम्हारा टोटल इनकम कितना? 250 लैक्स हो गया। अब तुम्हें सरचार्ज का रेट क्या लगने वाला है? 25 हो जाता है रेट। बट तुम समझो, तुम्हारी ये 4 इनकम्स है ना, ये 4 इनकम्स के वजह से कहने से तुम्हारी इनकम 25% के सरचार्ज में जा रही है। तो ये 4 इनकम्स को अगर हम हटा दें तो कहने से आपकी इनकम सिर्फ 70 लैक्स है। हाँ, दोनों मिला के 250 है। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये 4 इनकम्स तुम्हारी इनकम में ऐड करने के बाद अगर वो 2 करोड़ से बढ़ जाती है, तो एक काम करना, इसके ऊपर बेसिक टैक्स निकाल के डायरेक्टली सब पे 15% ही सरचार्ज लगाना। कितना लगाना सरचार्ज? 15, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा ये जो इनकम है 180 लैक्स, उसके वजह से तुम्हारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है। सुनते जाओ शांति से, और तुम्हें एग्जांपल्स दूंगा तो क्लैरिटी आएगा। समझो कि तुम्हारा ये इनकम 70 है और ये इनकम 480 लैक्स है। कितना है बोलो? 480 लैक्स। मतलब ये 4 इनकम्स 480 है और ये सिर्फ 70 है। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू, कैन आई से 37% टैक्स ब्रैकेट अंडर ऑप्शनल स्कीम। बट ये 37% टैक्स ब्रैकेट कौन लेके जा रहा है आपको? कैन आई से ये 4 इनकम्स लेके जा रही है। ये 4 इनकम्स अगर हम हटा दे तो कैन आई से हमारे इनकम पे ये 37% आएगा ही नहीं। ये 4 इनकम के वजह से 37 जा रहा है, सब पे 15% एंड 15%। अरे बैठ रहा है दिमाग में? आप है ना गड़बड़ मत करना। ये 70 लैक्स मत देखना। 70 लैक्स देखोगे तो वो तो 50 और 1 करोड़ के बीच में आ रहा है, तो उस पर ऐसा नहीं कि 10% लगाने का। यू आर ऑलरेडी इनटू 15% टैक्स, आप तो 37% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको सब इनकम पे मैक्सिमम फिर कितना लगेगा? 15। अब सुनो, अब तुम क्या करो, इधर देखो सब लोग। समझो ये तुम्हारा 250 लैक्स है, मतलब वही अदर इनकम ही तुम्हारा कितने से? 2 करोड़ से ज्यादा है। अब अगर अदर इनकम ही तुम्हारा 2 करोड़ से ज्यादा है, और समझो ये 300 लैक्स है, अब 550 लैक्स हो गया टोटल। अब तुम्हारा पहले से अदर इनकम ही कितने ब्रैकेट में है? 25% में है। तो फिर एक काम करना, ये 4 इनकम पे जो बेसिक टैक्स आएगा ना, उस पे
15% और इसके ऊपर 25%। बैठ रहा है तुम्हारे दिमाग में, जा रहा है? मतलब अब तुम्हें 550 लैक्स में से 300 लैक्स का बेसिक टैक्स अलग करना पड़ेगा और 250 लैक्स का बेसिक टैक्स अलग करना पड़ेगा। और जो बेसिक टैक्स 250 लैक्स का आया उस पे 25% सरचार्ज, और 300 लैक्स का जो बेसिक टैक्स आया उस पे 15%। एक मिनट ध्यान से सुनते जाओ। ये 300 लैक्स है और तुम्हारा ये जो अदर इनकम्स है ना वो 600 लैक्स है, मतलब सब मिला के 900 लैक्स इनकम है। अब तुम्हारी इनकम जा रही है कौन से ब्रैकेट में? 37% में। कहने से यही 37% में चली गई है। तो जब यही 37% में चली गई है ना, तो 900 लैक्स पे बेसिक टैक्स निकालो, उसमें से 300 लैक्स का जो बेसिक टैक्स होगा उस पे 15 और इधर 37। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओए, मतलब आपको मेन फोकस किस पे करना है पता है? अदर इनकम्स पे। अदर इनकम अगर 25% टैक्स ब्रैकेट में चली जाती है सरचार्ज के, या 37, तो अदर इनकम पे 25 और 37 लगा दो। सुन रहे तुम लोग? ये वाली इनकम पे कभी भी 15% से देखो ज्यादा नहीं होगा। समझा? अब मुझे आप लोगों को और एक एग्जांपल देना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना ये वाला एग्जांपल। समझो असेसी इज मिस्टर ए। मिस्टर ए की एज जो है 45 इयर्स है, और ऑप्शनल स्कीम में अपन बात करते हैं। कौन से स्कीम में बोलो? ऑप्शनल स्कीम। मिस्टर ए को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 111A 3 करोड़ का। उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112A 2 करोड़ का। उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112 4 करोड़ का। उसकी जो अदर इनकम्स है, नहीं अदर इनकम्स रुको, पहले उसकी जो डिविडेंड इनकम है वो है 2 करोड़ की, और उसकी जो अदर इनकम्स है वो है 6 करोड़ की। अब पहले तो अपन ये डिसाइड करते हैं कि सरचार्ज कितना लगेगा। ऑप्शनल स्कीम में है, आप मुझे बताओ ना क्या करना पड़ेगा ये वाले केस में। अदर इनकम देखो कितनी है, मतलब वही इनकम कहने से आपके पहले से ही 37% में है, तो अदर इनकम्स पे हम बेसिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उस पर 37% लगाएंगे, और ऊपर वाले जितनी भी 4 इनकम्स है उस पर 15%। पहले सब लोग ये चीज पे अग्री कर रहे हो? अब जो आपका पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 करोड़ का, मैंने कुछ नहीं बोला है अगर, तो ये वाला शॉर्ट टर्म कब आया होगा? 23 जुलाई या उसके। कितना लगेगा उस पे टैक्स? 20%। 112A वाली इनकम पे 12.5%, 112 पे 12.5% वापस से, बराबर। अच्छा, डिविडेंड इनकम पे कोई स्पेशल रेट है कि नॉर्मल रेट है? अब थोड़ा सा अगर दिमाग चल रहा हो, मैं इसका बेसिक टैक्स निकाल सकता हूं, इसका भी बेसिक टैक्स कितना लगता है वो भी निकाल सकता हूं, इसका भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि इन सब पे प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम कहने से डिविडेंड इनकम का बेसिक टैक्स कितना, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इनकम पे नॉर्मल रेट लगता है, स्पेशल रेट लगता। अब कैसे करें हम कैलकुलेशन? सुनो, पहले तो आपकी टोटल इनकम कितनी है? 3 + 2 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17 करोड़। यह आपकी इनकम है, बराबर। अब ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या सिखा रहा हूं इधर। कैलकुलेशन आपको ही करना है, सिखाने के बाद भी आपका आंसर गलत ही आता है। पहले तो इसमें से अलग कर दो कौन सी इनकम? 111A। कितनी है 111A? 3 करोड़।
क्या इस पे आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो? कितना परसेंट? अभी मत करना, बाद में, पहले इधर ध्यान दो। कर सकते हो इस पे कैलकुलेट? कितना? फिर और एक इनकम अलग करो, क्या? कितनी है वो? 2 करोड़ है। इसमें से गलती मत करना, 1,25,000 माइनस करना। जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर टैक्स कितना लगाओगे आप? 12.5%। चलो 112A पे अपना टैक्स निकल गया। 112 कितनी है? 4 करोड़ है। क्या इस पे आप बेसिक टैक्स निकाल सकते हो? अब तुम्हारी इनकम कितनी बच गई? रुक रे, डिविडेंड प्लस अदर इनकम। अरे डिविडेंड पे थोड़ी कोई स्पेशल रेट लगता है, तो डिविडेंड प्लस अदर इनकम मिला के कितनी है? 8 करोड़। या 8 करोड़ पे कौन सा टैक्स रेट लगाओगे? नॉर्मल रेट। नॉर्मल मतलब क्या लगेगा? इस स्लैब रेट लगेगा। कौन सा वाला लगेगा? 0 से लेके, तो उसके बेसिस पे क्या इसके ऊपर आप बेसिक टैक्स निकाल पाओगे? बेसिक टैक्स। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये 8 करोड़ में बेसिक टैक्स डिविडेंड का भी है और अदर इनकम का भी है। हमें बेसिक टैक्स डिविडेंड का अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगेगा? पहले तो क्या टोटल बेसिक टैक्स निकाल पाओगे आप लोग? अब एक काम करना, ये जो बेसिक टैक्स है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। कैसे? डिविडेंड के ऊपर बेसिक टैक्स कितना एंड अदर इनकम्स पे कितना, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो आपका टोटल बेसिक टैक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करना बाय 2 करोड़ और डिवाइड करना बाय 8 करोड़। ये क्या किया मैंने? अरे प्रोपोर्शनेट बेसिक टैक्स निकाला डिविडेंड के ऊपर, और ये जो बेसिक टैक्स आया उस पर मल्टीप्लाई करना बाय 6 करोड़ डिवाइड बाय 8 करोड़, या फिर बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो तुम उसको। अरे टोटल निकला ना इधर, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि डिविडेंड का बेसिक टैक्स अलग कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें 111A का बेसिक टैक्स मिल गया, उस पे 15% सरचार्ज, इसके ऊपर भी 15% सरचार्ज, इसके ऊपर भी। ओए 3 करोड़ का 15 नहीं लेना है। 3 करोड़ पे जो बेसिक टैक्स आएगा उसका 15, फिर ये डिविडेंड के ऊपर जो बेसिक टैक्स आएगा उसका 15%, एंड इसके ऊपर 37%। और फिर तुम्हारा बेसिक टैक्स मिल गया, सरचार्ज मिल गया, और लास्ट में HEC ऐड करना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझा? अगर मैं आपको बोलूं कि समझो यहां पे ये 3 करोड़ होता, ये 2 करोड़ होता, ये 4 करोड़ होता, और ये 2 करोड़ होता, और ये आपकी इनकम 3 करोड़ होती, अदर इनकम, तो अब आप क्या करते हैं? 3 करोड़ पे क्या नहीं से 25% लगेगा, और बाकी सब पे 15%। बैठ रहा है तुम्हारे दिमाग में? बैठ रहा है? तुम्हें यहां पे क्या समझ में आना चाहिए कि डिविडेंड के ऊपर पहले तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, बट डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज का स्पेशल रेट है। तो अब हम डिविडेंड के ऊपर बेसिक टैक्स कैसे निकाले? तो एक काम करो, पहले तो डिविडेंड को अदर इनकम में ऐड करके नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट तो कर लो, फिर हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स होगा वो प्रोपोर्शनेट करेंगे। कुछ समझा कि नहीं समझा? एक केस मैंने यहां पे लिखा है जो आप सॉल्व करोगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, टोटल टैक्स निकालोगे, और सेकंड केस में वापस आप कैलकुलेट करके दोगे मुझे। ये कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 1 में रखा हुआ है। ये देखो यहां पे, ये रहा एग्जाम्पल, पेज नंबर 5 पे। बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझेगा तभी जब आपको 111A, 112A, 112 सेक्शंस पता हो। तो इसीलिए हमने डिस्कस अभी कैपिटल गेन्स में किया। क्लियर?
चलो ये लिख लेंगे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी ये आए आंसर्स आए। चलो पे अटेंशन। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है सेक्शन नंबर 50AA करके। ध्यान दो यहाँ पे। अब ये 50AA जो है ना, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है और वही अमेंडमेंट अभी आरटीपी में रखा भी है। मई 25 की जो आरटीपी है उसके अंदर क्वेश्चन भी है ये चीज पे। सेक्शन बहुत ही इजी है, ध्यान से समझो। ये सेक्शन के अंदर है ना टोटल 3 टाइप के असेट्स दिए हुए, 3। पहला असेट कौन सा है पढ़ो, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, बट ऐसा म्यूचुअल फंड विच इज अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो ये सेक्शन आया था लास्ट ईयर। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ऐसा जो खरीदाई 1423 या उसके बाद है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, एंड इस साल ये सेक्शन के अंदर अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर को इंक्लूड किया है। बट कौन से अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर विच यू विल ट्रांसफर और इट विल बी रिडीम्ड और मैच्योर्स ऑन और आफ्टर 23rd डे ऑफ जुलाई 2024। सो अगर कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड या अगर कोई भी अनलिस्टेड डिबेंचर ट्रांसफर हो रहा है 23rd जुलाई के बाद, या फिर मार्केट लिंक डिबेंचर है, ये कभी भी ट्रांसफर हो और कभी भी खरीदा हुआ हो, और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है जो खरीदा हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 23 या उसके बाद, बेचा कभी भी हो, तो इसमें परचेस डेट दी गई है, सेल कभी भी हुआ हो, इसका परचेस एंड सेल कभी भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, और इसमें ट्रांसफर की डेट दी गई है कि ट्रांसफर होना चाहिए ऑन और आफ्टर दिस डेट। अमेंडमेंट 3rd पॉइंट इस साल ऐड हुआ है, अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। ये 3 असेट्स है ना, ये 3 असेट्स जब भी तुम ट्रांसफर करोगे ना, जो भी तुम्हें गेन आएगा ना, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। इन लोगों ने यहां पे लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। ये सेक्शन 50AA के बनाया ही इसके लिए, ये बोलने के लिए कि ये 3 असेट्स हमेशा क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म, खत्म। अच्छा, तो अनलिस्टेड बॉन्ड एंड अनलिस्टेड डिबेंचर अगर 22 जुलाई तक ट्रांसफर हो गए तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उनके होल्डिंग पीरियड पे। बट 23rd जुलाई के बाद ट्रांसफर हुआ, फिर आप होल्डिंग पीरियड देखो ही मत, हमेशा क्या, लाउडर, हमेशा क्या, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, हमेशा क्या, एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो अक्वायर हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23, वो भी हमेशा क्या, शॉर्ट टर्म। सो पहले दिमाग में डाल दो ये तीनों शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म बनाने में ना थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो ना, तो गवर्नमेंट का फायदा ज्यादा है। कैसे? शॉर्ट टर्म में ये 3 असेट्स अब चले जाएंगे नॉर्मल रेट में। अरे यार, ये थोड़ी 111A में आएगा, किधर जाएगा, अदर्स में। एंड अदर्स में कहने से आपको नॉर्मल रेट लगता है, नॉर्मल रेट कैन गो अप टू 30%, जबकि लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम रेट इज 12.5 नाउ। अरे जो अमेंडेड वन है वो तो उधर 12.5 और वो 30%। तो शॉर्ट टर्म बनाने में फायदा किसका है, क्योंकि उधर टैक्स ज्यादा है। अरे समझा? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर अनलिस्टेड बॉन्ड एंड अनलिस्टेड डिबेंचर तो हमें पता है क्या होता है, बट मार्केट लिंक डिबेंचर्स का मतलब क्या, एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? तो वो 2 चीजों को नीचे एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मार्केट लिंक डिबेंचर एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। पहले तो मैं आपको मार्केट लिंक डिबेंचर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि मीनिंग क्या है उसका। ध्यान से सुनो, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है।
अब इसमें भी है ना अलग अलग टाइप्स के मार्केट लिंक डिबेंचर्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज मार्केट लिंक डिबेंचर। अब इसके अंदर आप देखने जाओगे तो कैटेगरी होती है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर और प्रिंसिपल अनप्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं एमएलडीज के। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक मार्केट लिंक डिबेंचर विच इज प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड। इट कैन बी एनी एमएलडी, क्योंकि एमएलडी लिखा है, कोई भी टाइप का एमएलडी हो, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 50AA। क्या होता है समझो। समझो आप एक इन्वेस्टर हो और आपने कंपनी को अभी 100 रुपया दिया है, 100 रुपीज। कंपनी ने आपको क्या दिया है बदले में? मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। अब कंपनी ने आपको मार्केट लिंक डिबेंचर दिया है, आपने कंपनी को क्या दिया है? 100 रुपया। अब ये जो डिबेंचर है ना, इसका मैच्योरिटी है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही डिबेंचर कंपनी को वापस करना पड़ेगा और कंपनी आपको बदले में पैसा देगा। अब क्या होता है, कंपनी जब आपको ये इश्यू करता है मार्केट लिंक डिबेंचर, एंड लेट अस अज्यूम के दिस इज प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर का मतलब होता है आपने कितना रुपया दिया था कंपनी को? 100। आपको कंफर्म 100 रुपया तो वापस मिल ही जाएगा। अब आपको इश्यू करते वक्त ही यह बताया जाएगा कि आपके रिटर्न्स कैन बी इन बिटवीन 0 to 33%। आपके जो रिटर्न्स है वो कितने होंगे? 0 से 33% के बीच में। अब ये कंपनी क्या करेगा? कंपनी को आपने कितना रुपया दिया है बोलो? 100 रुपये दिए हैं। अब यही 100 रुपया कंपनी को 3 साल बाद तो आपको रिटर्न करना ही है। हाँ, कंफर्म 100 देना है। 100 के ऊपर 0 से लेके 33 आपने कमिट किया है, मतलब अब 0% भी दोगे तो भी चलेगा और 33% दोगे तो भी चलेगा। अब कंपनी क्या करती है, समझो कि एक 100 रुपए में से एक कंपोनेंट को अलग करती है। एग्जाम्पल 70 रुपीज एग्जाम्पल। अब ये ना 70 इस तरह से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना कि 3 साल बाद ये अपने आप 100 बन जाए। मतलब ये इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट जगह पे होती है कि जहां पे कंपनी को पता ही है कि अपना नुकसान नहीं होगा। और ये जो बाकी का 30 रुपया बचा ना, ये इन्वेस्ट किया जाता है इनटू स्टॉक मार्केट। रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की मतलब इक्विटी। तुम्हें समझ में आ रहा है? सेफ इन्वेस्टमेंट में 70 रुपीज रखा गया। 70 रुपीज इस तरह से, मतलब वो अमाउंट ऐसे डिसाइड होता है ना कि 3 साल बाद वो 100 हो जाए, क्योंकि अपने को 100 रुपया तो रिटर्न करना ही है। तो कंपनी क्या है, सेफ खेल रही है। यहां पे 70 तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से 100 होने वाला है, बाकी का जो 30 रुपया बचा उसको आप लोग इन्वेस्ट करो इनटू स्टॉक मार्केट। अब ये तो 100 हो गया, समझो ये 30 रुपया आपका हो गया 50। ये 30 कितना हो गया? 50। अब कंपनी क्या करेगी, अब ये इन्वेस्टर को मैच्योरिटी के वक्त 100 रुपीज तो देगी प्लस 33 रुपीज और दे देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 33% कमा लिया है ना, और कंपनी ने एक्स्ट्रा कितना कमाया पता है? 50% कमाया है। अरे यार 100 का 150 हुआ है रे, बट कंपनी ने मैक्सिमम कितना बोला है इन्वेस्टर को? 33। बाकी का 17 क्या? बाकी का 17 कंपनी का प्रॉफिट। अरे सुना क्या होए? समझो ये 30 रुपया इन्वेस्ट करके अगर यही 30 रुपया हो जाता 25 रुपया, तो कंपनी क्या करती? 100 प्लस 25 दे देती। फिर कंपनी का इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? सो कंपनी जो है वो क्या कर रही है? डिबेंचर इश्यू कर रही है, बट दिस डिबेंचर्स आर लिंक्ड विथ योर स्टॉक मार्केट, और इसीलिए उसका नाम आया मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। अब इसमें और रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए तुम्हें, तो इट इज प्रिंसिपल अनप्रोटेक्टेड। मतलब क्या? कंपनी आपसे 100 रुपया ले लेगी, फिर कंपनी आपको यह भी नहीं बोलेगी क्या कि हम 100 रुपया भी देंगे। फिर जो होगा वो सब पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लास्ट में या तो आपका तो यहां पे नुकसान हो भी सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अरे समझा? मतलब फिर आपको गारंटी नहीं मिलेगा कि ये 100 रुपया मिलेगा कि नहीं।
वो होता है प्रिंसिपल अनप्रोटेक्टेड, मतलब हम प्रिंसिपल की भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। सो ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स होते हैं। आप कोई भी मार्केट लिंक डिबेंचर खरीदो, चाहे वो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड हो या अनप्रोटेक्टेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट लिंक डिबेंचर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 50AA। जब भी बेचोगे जो भी गेन आएगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म। इधर पूरा मीनिंग लिखा हुआ है मार्केट लिंक डिबेंचर का, बट वो सब पढ़ के कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हें समझेगा भी नहीं वहां से। सो उसको आप इग्नोर करो, आप ये वर्ड्स पे जाओ। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर मतलब ये एक डिबेंचर है विच इज लिंक्ड विथ योर स्टॉक मार्केट, इसलिए मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। दूसरा यहां पे उन्होंने मीनिंग दिया है व्हाट इज स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? सो देखो, अ म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब इसका मतलब क्या समझो, आप कौन हो, इन्वेस्टर। आपने पैसा किसको दिया है, म्यूचुअल फंड कंपनी को, आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपको क्या दिया बदले में, यूनिट्स। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है कितना, मोर देन 65%, किस में इन्वेस्ट कर रही है, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। तो आपके पास जो यूनिट्स होंगे ना आपके पास, उसको हम बोलेंगे यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। सो आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी ने मोर देन 65% कहां इन्वेस्ट किया है, डेट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, या फिर नेक्स्ट केस, अ फंड विच इन्वेस्ट 65% और मोर ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इन यूनिट्स ऑफ अ फंड रेफर्ड इन सब क्लॉज ए। अब इसका मतलब क्या समझो, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपको बदले में क्या दिया है, बोलो, यूनिट्स। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी में ना, ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में मोर देन और इक्वल टू 65% इन्वेस्ट किया है, और ये जो सेकंड वाली म्यूचुअल फंड कंपनी है वो मोर देन 65% इन्वेस्ट कर रही है इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो आपके पास जो यूनिट्स होंगे उसको भी हम बोलेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। सो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसने 65% से ज्यादा डेट या मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करो जो मोर देन और इक्वल टू 65% दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करिए, और दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी मोर देन 65% वापस से डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मीनिंग मैंने बता दिया आपको, मार्केट लिंक डिबेंचर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर आपको पता है। ये तीन असेट्स बेचोगे, क्या प्रोविजन है, बहुत सिंपल, जो भी आपको गेन आएगा, नेचर ऑफ असेट हमेशा शॉर्ट टर्म, हमेशा शॉर्ट टर्म। याद रखना इस चीज के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी की जो आरटीपी है उसी में क्वेश्चन है ये चीज पे। डिबेंचर बेचा है और वो भी 23 जुलाई के बाद बेचा है, तो 23 जुलाई के बाद डिबेंचर बेचा है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। अरे समझा, जबकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें आप होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे अगर डिबेंचर का नेचर फाइंड करने जाओगे ना तो इट इज लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म एक्चुअली में, बट अब से हम उसको क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म। सो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ, बोलो, 50AA। नेक्स्ट, अब मुझे आप लोगों को एक पॉइंट जो एक्सप्लेन करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएबल असेट। एक्सप्लेनेशन तो मैंने पूरा दे दिया है आपको, लेकिन 2-3 पॉइंट्स है जो मुझे आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 32 करके, डेप्रीसिएशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अपन वहाँ पे पता है वो ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अब थोड़ा सा याद करो, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट सिखाया था, यू विल राइट ओपनिंग WDV, डेप्रीसिएशन का फॉर्मेट याद करो, फिर उसमें आप करोगे एडिशंस। एडिशन में परचेज ड्यूरिंग द ईयर प्लस यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज एंड अदर्स, ऐसा कुछ याद आ रहा है, एंड लेस सोल्ड डिस्ट्रॉय डिस्कार्डेड। फिर अपने को मिलेगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को है ना टोटल वहां पे 8 एग्जाम्पल्स दिए थे,
हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। अब ध्यान से सुनो, हम लोग दो चीजें लिखते थे फॉर्मेट में, एक लिखते थे नंबर एंड एक लिखते थे वैल्यू। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, समझो आपके ब्लॉक में 5000 असेट्स है। कितने असेट्स है बोलो? और उसकी वैल्यू है 58 lakhs। आपने और 8000 असेट्स खरीदे जिसकी वैल्यू थी 12 lakhs। अदर्स वाले समझो कुछ भी नहीं है असेट्स। अब अदर्स वाले अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास टोटल अभी 13,000 असेट्स है। समझो आपने 13,000 असेट्स बेच दिए और आप लोगों को 100 लाख रुपीस मिला है। तो अब तुम थोड़ा सा याद करो, आपके पास ब्लॉक में असेट कितने हैं? असेट 0, और ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई है? -30 lakhs। अब आप थोड़ा सा याद करोगे तो यहां पे आप क्या डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर पाओगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कहना इसे, ये आपका कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट है। अब तुम समझो तुम्हारा पूरा का पूरा ब्लॉक ही चला गया है। अब जब पूरा का पूरा ब्लॉक ही चला जाए, आपका एफईओसी कितना हो जाएगा? 100 lakhs। आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट 70 lakhs। 30 lakhs क्या आ गया आपका? कैपिटल गेन्स। बोलो क्या आ गया? 30 lakhs। याद आया ये कॉन्सेप्ट? चलो 5000 असेट्स है, 58 lakhs वैल्यू, 8000 असेट्स 12 lakhs वैल्यू, आपके 13,000 असेट्स चले गए और 50 लाख रुपीस मिला है। बोलो नंबर ऑफ असेट्स कितने ब्लॉक में? 0, और उन सब की वैल्यू कितनी? 20 लाख। क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस। आप डेप्री कर ही नहीं सकते कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, आपके पास ब्लॉक ही नहीं है। तो वापस से एफईओसी क्या हो जाएगा? 50 lakhs। कॉस्ट क्या हो जाएगी? 70 lakhs। एंड आपका 20 lakhs क्या आ जाएगा? कैपिटल लॉस। आपको याद हो तो मैंने ऐसा सिखाया था ये दोनों एग्जाम्पल में कि ऑल द असेट्स इन ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड। नाउ व्हेन ऑल द असेट्स इन ब्लॉक आर, when all the assets in block are 100%, either there will be capital gain or there will be capital loss। अब आप थर्ड केस याद करो, ऐसा एक केस सिखाया था, 5000 असेट्स है, 58 लाख वैल्यू, 8000 असेट्स है, 12 lakhs। अदर्स वाले नहीं है, तुमने सिर्फ 10,000 असेट्स बेचे और 90 लाख रुपीस मिला है। तुम्हारे पास असेट्स कितने हैं ब्लॉक में? 3000, बट तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है? -20। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ब्लॉक में असेट्स तो बट वैल्यू नहीं है। करेंगे किस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट? क्या हो गया ये भी? एफईओसी 90, कॉस्ट 70, 20 lakhs का कैपिटल गेन्स। और लास्ट केस याद करो, 5000 असेट्स है, 58 lakhs वैल्यू, 8000 असेट्स 12 lakhs वैल्यू, 10,000 असेट्स बेचे और 60 lakhs में बेचे हैं। तो तुम्हारे पास 3000 असेट्स है और 10 लाख उसकी वैल्यू भी है। डेप्रीसिएशन। कुछ ऐसा याद आ रहा है? मैंने आपको लास्ट में फिर ऐसा एक छोटा सा टेबल बना के दिया था कि लास्ट डे पे देखो नंबर ऑफ असेट्स अगर नील होंगे और वैल्यू नेगेटिव हो गई, कैपिटल गेन्स। अगर ये नील हो गया और ये पॉजिटिव है तो कैपिटल लॉस। ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो कैपिटल गेन। और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यहां पे आ जाएगा डेप्रीसिएशन। याद आया? तो जब भी आप क्या बेचोगे, बोलो क्या बेचोगे? लाउडर, क्या बेचोगे? मतलब ऐसे असेट जिस पे आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे असेट जो बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं। तो बिजनेस के लिए जो असेट्स यूज होंगे जिस पे आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया है, उस पे कैपिटल गेन्स कब आएगा वो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। अब एक छोटा सा पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्या कि डेप्रीशिएबल असेट जब भी आप बेचोगे, क्या बेचोगे बोलो?
वापस से गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट क्या बनाया है कि जो भी गेन या लॉस आएगा ना, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। डेप्रीशिएबल असेट बेचने पे जो भी गेन या लॉस आएगा, दैट इज ऑलवेज 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 शॉर्ट टर्म। जैसा मैंने अभी 50AA में पढ़ाया कि 3 असेट्स बेचो, दैट इज शॉर्ट टर्म, वैसे ही डेप्रीशिएबल असेट में जो भी गेन आएगा, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। और थोड़ा सा याद करो, अगर डेप्रीशिएबल असेट में कोई भी गेन शॉर्ट टर्म है तो उस पर हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। और आपको याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक 5 पॉइंट का नोट लिखाया था कि वहां पे मैंने लिखा था डेप्रीशिएबल असेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। याद आ रहा है? डेप्रीशिएबल असेट था, 112A कवर्ड था, शॉर्ट टर्म था, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स थे, एक्सक्लूडिंग 2 बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, और एक था स्लम सेल करके कॉन्सेप्ट। अरे समझा? तो ये जो 50AA वाला पॉइंट था वो, और ये जो डेप्रीशिएबल असेट वाला पॉइंट है वो, उसमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट कि जो भी गेन या लॉस आएगा, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 50। ये जो अपन कैपिटल गेन्स यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो सब सेक्शन 50 के हिसाब से है। क्लियर? ये तो अपना हो चुका था, अगर तुम्हें याद हो, सेम एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको, सिर्फ अभी मैंने एक चीज ऐड की है बस यहां पे कि गेन या लॉस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, गेन या लॉस इज ऑलवेज। अब सुनो, आप लोग पहले 50AA लिखेंगे, उसमें ये 3 असेट्स लिखो, फिर ये मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। तो 3 असेट्स, और तुम्हें ये पता होना चाहिए 3 असेट्स बेचने पे गेन या लॉस इज शॉर्ट टर्म। चलो डन। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है स्लम सेल। हो सके तो ये सेक्शन याद रखना, सेक्शन नंबर इज 50B। चलो ध्यान से सुनो। अब ये जो सेक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझो। देखो, एक है ना ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझो कि 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट है। ठीक है? सो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। अब डिपार्टमेंट बी जो है ना, बी, वो डिपार्टमेंट इतना प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, समझो ये कंपनी का नाम है XY लिमिटेड। ये कंपनी ने क्या सोचा कि हम ये डिपार्टमेंट बी जो है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही किसी को बेच देते हैं। समझना, ये पूरा डिपार्टमेंट या ये पूरा अंडरटेकिंग या ये पूरा यूनिट जो है ना, वो ही हम किसी को बेच देते हैं ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। मतलब क्या कि आप पूरा डिपार्टमेंट किसी को दे दो, मतलब ये डिपार्टमेंट के सारे असेट्स भी उसके और ये डिपार्टमेंट की सारी लायबिलिटीज भी उसकी। आप असेट और लायबिलिटी सारे दे दो और वो सामने वाला पर्सन जो है वो क्या करेगा? वो ये डिपार्टमेंट अब आगे रन करेगा। मतलब जब भी आप कोई यूनिट, डिवीजन, अंडरटेकिंग ट्रांसफर करते हो ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सम सेल। अब तुम समझो कि तुम्हारा ये जो डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट तुम्हारे हाथ से गया। 2 मिनट के लिए समझो कि ये तुम्हारा ही कंपनी है, XY लिमिटेड तुम्हारा कंपनी है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अभी तुम्हारे हाथ से जा रहा है। अब ये डिपार्टमेंट के अंदर, कहने से यहां पे सारे असेट्स होंगे, असेट्स
समझो सब मिला के असेट्स 10 करोड़ के। कितने के असेट्स हैं? यहां पे लायबिलिटीज है, समझो लायबिलिटीज यहां पे 4 करोड़ की लायबिलिटीज है, और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब मिला के 6 करोड़ है। कितना है ये सब मिला के? 6 करोड़। असेट्स कितने के हैं? 10 करोड़। लायबिलिटीज जो है दैट इज क्रेडिटर्स और सब क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स पेबल और वो सब मिला के 4 करोड़। एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 6 करोड़। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम सिर्फ सोचो कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। थोड़ा सा सोचो, तुम्हें पूरा डिपार्टमेंट ही किसी को देना है, असेट्स भी देने हैं, लायबिलिटीज भी देनी है, सब कुछ दे देना है सामने वाले को। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम ऐसा सोचो और मुझे बताओ, अगर तुम बेचने के लिए निकलोगे, ये डिपार्टमेंट अगर तुम बेचने के लिए निकलोगे, सामने वाले से मिनिमम कितना प्राइस मांगोगे? मिनिमम कहना इसे 6 करोड़ तो मांगोगी। क्यों 6 करोड़ मांगोगे? क्योंकि भाई ये शेयर कैपिटल किसका पैसा है? कहना इसे तुम्हारा है। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पैसा है? तुम्हारा है। अब तुम समझो, तुम 6 करोड़ तो मांगोगे मिनिमम, कहना इसे पहले तो कोशिश यही करोगे कि 6 करोड़ से ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है? अब समझो तुम्हें ये डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने पे 8 करोड़ रुपया मिला। बोलो कितना मिला? 8 करोड़। 8 करोड़ रुपीस तुम्हें मिला है, 8 करोड़। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 8 करोड़ जो तुम्हें मिला ना, 8 करोड़, ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम्हारे पास असेट में लैंड था, बिल्डिंग था, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, कैश, बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, ये सारे असेट्स थे। लायबिलिटीज में यहां पे था क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स, ये सब तुम्हारे लायबिलिटीज में थे। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें ये 8 करोड़ रुपया सारे असेट्स एंड सारी लायबिलिटीज के बदले में मिला है। अब है ना, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता था। 8 करोड़ जब अपने को मिलता था ना पास्ट में, तो यही 8 करोड़ हम पहले डिवाइड करते थे कि कितना पैसा लैंड के लिए मिला, कितना पैसा बिल्डिंग, कितना फर्नीचर, कितना स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा डिवाइड किया जाता था। और जितना पैसा हमें ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर इन सब के लिए मिला होता है ना, वो कैपिटल गेन्स में टैक्स लगता था। स्टॉक इन ट्रेड और इन सब के लिए जो पैसा मिलता था वो बिजनेस में टैक्स होता था। लेकिन क्या हो रहा था ना कि ये प्रोसेस जो था ना, ये डिवाइड करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और फिर गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेके आए क्या, कि जब भी तुम डिपार्टमेंट बेचोगे, यूनिट बेचोगे, ये सब डिवाइड करना छोड़ो, कैपिटल गेन्स, बिजनेस, एक ही जगह पे टैक्स भरो। कहां पे? कैपिटल गेन्स। और फिर आया सेक्शन नंबर 50B। 50B आने का रीजन यही था कि इसके पहले टैक्सेबिलिटी में प्रॉब्लम्स थी कि हम टैक्स लगाए तो लगाए कैसे। प्रॉब्लम ये आ रहा था कि सब ये 8 करोड़ को डिवाइड कर रहे थे, वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, भले ही तुम्हारा बिजनेस असेट्स भी है इसके अंदर, एक काम करते तुम्हें हम टैक्स एक ही एड में लगाएंगे। कहां पे? कैपिटल गेन्स। अब अगर हमें कैपिटल गेन्स में टैक्स लगाएंगे तो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। क्या? हमें FPOC चाहिए, हमें COA चाहिए, हमें होल्डिंग पीरियड चाहिए। तो हमें हम इन सब चीजों के आंसर दिए गए हैं 50B के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ कि आपका FVOC क्या होना चाहिए? FVOC मेरे एग्जाम्पल में बताओ क्या होना चाहिए? 8 करोड़। तो 8 करोड़ क्या है? दैट इज, कैन आई से, योर लम सम कंसिडरेशन रिसीव्ड, दैट इज योर FVOC। क्या होना चाहिए आपका FVOC? बोलो। जब आप डिपार्टमेंट बेचोगे तो सामने वाले ने आपको कितना पैसा दिया, दैट इज योर FVOC। ये इजी है, सब लोगों को समझा? चलो अब बात करते हैं अपन होल्डिंग पीरियड की। अच्छा, हम यहां पे किसको असेट किसको मान रहे हैं पता है? हम ये पूरे डिपार्टमेंट को ही एक असेट मान रहे हैं। तो अब है ना, होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अप टू 22 जुलाई 24, इधर जो होल्डिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा वो होगा 36 मंथ्स का, क्योंकि वो अदर असेट में फॉलो हो जाएगा। अरे डिपार्टमेंट को ही एक असेट मान रहे हैं। एंड 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स ये होल्डिंग पीरियड हो जाएगा 24 मंथ्स।
अब क्वेश्चन आ रहा है सर होल्डिंग पीरियड देखना कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ यूनिट और डिपार्टमेंट, मतलब जिस दिन ये यूनिट या डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ तब से आपका होल्डिंग पीरियड भी स्टार्ट होगा अप टू डेट ऑफ स्लम सेल। अरे आ रहा है ना समझ में? अब ये होल्डिंग पीरियड देखो, अगर ये असेट मतलब अगर ट्रांसफर हुआ है 22 जुलाई तक तो ये होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स या उससे कम रहा तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा रहा तो, और 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हुआ है तो 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड रहा तो शॉर्ट टर्म, और ज्यादा रहा तो लॉन्ग टर्म। अरे समझ रहा है? अब आप मुझे नेक्स्ट पॉइंट में हेल्प करो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप थोड़ा सा सोचोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको बोला है कि यह आपका असेट है, ये सोच के चलो। ये पूरा डिपार्टमेंट आपका असेट है, डिपार्टमेंट भी आपका है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आप ये डिपार्टमेंट बेचने जाओगे तो आप मिनिमम कितना प्राइस लोगे सामने वाले? क्यों 6 करोड़ लोगे? क्योंकि मैं ऐसे बोल सकता हूं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन दिस डिपार्टमेंट इज 6 करोड़। अरे भाई शेयर कैपिटल तुम्हारा पैसा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तुम्हारा पैसा है, सो योर इन्वेस्टमेंट इन दिस डिपार्टमेंट इज हाउ मच? योर इन्वेस्टमेंट इन दिस डिपार्टमेंट इज हाउ मच? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ? 6 करोड़। तुम अगर मैं बोलूं 8 करोड़ में तुमने ये डिपार्टमेंट बेचा तो तुम्हारा फायदा कितना है? तो वो 2 करोड़ कैसे निकाला? 8 माइनस 6 2 करोड़। तो 2 करोड़ इज योर कैपिटल गेन्स, 8 करोड़ इज योर एफईओसी एंड 6 करोड़ इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट तुम थोड़ा सा समझो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को है ना हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इट इज कैन आई से रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल को हम बोलते हैं नेट वर्थ ऑफ द यूनिट। क्या बोलते हैं हम उसको? नेटवर्थ वर्ड सुना है आप लोगों ने? हाँ, सो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली शेयर कैपिटल और डायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस मत उठाना, आपको नेटवर्थ जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप एक काम करना, आप है ना असेट्स माइनस लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करना। क्या फॉलो करना? मतलब एक एक असेट उठाना, यहां से एक असेट उठाना, उसकी वैल्यू लिखना और एक लायबिलिटी माइनस करना। असेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज योर नेटवर्थ। एंड नेटवर्थ मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपको डायरेक्टली नेटवर्थ नहीं निकालनी है, आपको असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके नेटवर्थ निकालना है। सुन रहे तुम लोग? बट अब जब तुम असेट्स का वैल्यू लोगे, असेट्स का वैल्यू, तो असेट्स के अंदर नंबर 1 जो भी आपके डेप्रीशिएबल असेट होंगे, बोलो कौन से असेट? तो डेप्रीशिएबल असेट्स की क्या ले लेना? लाउडर। तो इधर तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब डेप्रीशिएबल असेट है। उन सब की आप क्या लोगे? WDV ले लेना। सेकंड, अगर कोई ऐसा असेट है जिसका आपने डिडक्शन ले लिया है अंडर 35 AD, स्पेसिफाइड बिजनेस, या फिर अगर आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हो फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। किसके लिए चार्ज कर रहे हो? गुडविल के लिए चार्ज कर रहे हो। कौन सी गुडविल? जो आपने क्रिएट की हुई है खुद ने। ये 2 असेट्स के लिए अगर आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हो तो ये 2 असेट्स की जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी निल। क्यों निल? भाई अगर तुमने कोई असेट खरीदा जिसका तुम्हें डिडक्शन मिल चुका है अंडर 35 AD, मतलब तुमने खरीद के ही कहने से उसको PNL में डेबिट कर दिया होगा। अब समझो कि तुम्हारा वही डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है। वही डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर हो रहा है तो वैसे भी तुम्हें एक बार 35 AD में पूरा बेनिफिट मिल चुका है, तो तुम्हारी वैसे असेट्स की कॉस्ट क्या हो गई? निल, 0 ही हो गई ना। समझ रहा है? एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब क्या? अगर आप खुद बिजनेस बना रहे हो, समझो 10-15 साल बिजनेस क्रिएट किया आपने, अब कहने से आपकी मार्केट में गुडविल बन चुकी है। अब वो गुडविल जो बनी उसके लिए भी तो यू कैन चार्ज, बट वो गुडविल के लिए आपने कहीं पे भी खर्चा थोड़ी किया है,
तो वो गुडविल का अमाउंट क्या हो जाएगा, निल। एंड थर्ड, अगर आपके पास कोई अदर असेट है बैलेंस शीट में, तो उसका आप क्या ले लेना, बुक वैल्यू ले लेना। तो असेट्स एक एक असेट उठाओ, पहले डेप्रीशिएबल असेट्स देख लो कौन कौन से। तो मेरे एग्जांपल में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी WDV ले लो। अब मेरे बैलेंस शीट में गुडविल और 35 AD के लिए अगर मैं कोई चार्ज कर रहा हूं, मतलब मैंने कोई ऐसा असेट ट्रांसफर किया जिसका मैंने 35 AD में डिडक्शन ले लिया था, तो उन सब की वैल्यू निल लेना। और जो भी अदर असेट्स बच गए वो सब बुक वैल्यू, एंड जितनी भी लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज वो माइनस करना इसमें से एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लायबिलिटीज माइनस कर देना। तुम्हें क्या मिल जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो लाउडर, और नेटवर्थ मतलब क्या हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे समझा। अब जब तुम नेट वर्थ कैलकुलेट कर रहे हो ना, नेट वर्थ, तो इधर जब तुम असेट्स का वैल्यू लोगे ना, असेट्स का वैल्यू, याद रखना इग्नोर रिवैल्यूएशन। क्या इग्नोर करना बोलो। लोग क्या करते थे पता है, स्लम सेल से पहले जैसे ही पता है स्लम सेल होने वाला है, सारे असेट्स है ना, सारे असेट्स उसको अपवर्ड रिवैल्यू कर देते थे। अब जब भी आप असेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू करोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो इधर कहने से रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा हो जाएगा और सामने तुम्हारे असेट की वैल्यू बढ़ गई। असेट की वैल्यू बढ़ी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा इधर नेटवर्थ का कैलकुलेशन में नेटवर्थ बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ेगा तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो तुम्हारा कैपिटल गेन्स कम होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या प्रोविजन बनाया कि समझो आपका कोई असेट है जिसकी वैल्यू थी 2 करोड़, आपने उसको लिख दिया है 4 करोड़ पे। क्यों, 2 करोड़ का आपने रिवैल्यूएशन क्रिएट किया। तो जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे तो आप 4 करोड़ मत लेना, कितना लेना, 2 करोड़ ही लेना। अरे सुन रहा है। समझो आपके पास एक लैंड थी जिसकी वैल्यू थी 20 लाख, आपने उसको अपवर्ड रिवैल्यू करके 60 कर दी, मतलब 40 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा कर दिया। अब जब तुम नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू दिख रही होगी 60, पर तुम्हें लेनी कितनी पड़ेगी, 20। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी तुम्हारा रियलाइज्ड गेन है 40 लाख का। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अभी तक तुम्हें सिर्फ अपवर्ड रिवैल्यू करके गेन बुक किया, इट्स अ नोशनल गेन। समझ रहा है। सो लोग क्या कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। कैसे, असेट्स को रिवैल्यू करके। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, क्या, इग्नोर रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, जब तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कर लोगे, अगर असेट शॉर्ट टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर असेट लॉन्ग टर्म है तो भी इग्नोर इंडेक्सेशन। मतलब आप क्या करना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करना। ओए ओए ओए, गेन या लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं है। गेन और लॉस कैन बी शॉर्ट टर्म और इट कैन बी लॉन्ग टर्म। यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो 50AA और डेप्रीशिएबल असेट में अप्लाई किया है। यहां पे गेन या लॉस कैन बी शॉर्ट टर्म और गेन और लॉस कैन बी लॉन्ग टर्म। बट यस, अगर असेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन मिलेगा। अब मैं और एक चीज लिख रहा हूं, इधर आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा, टैक्स रेट। तो अगर आपने असेट 22 जुलाई तक ट्रांसफर कर दिया है या फिर बाद में ट्रांसफर किया है, पहले वो चेक करना पड़ेगा। फिर आपका ये जो डिपार्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, वो चेक करना पड़ेगा। अगर समझो आपने 22 जुलाई तक ट्रांसफर कर दिया और वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म, कहना इसे नॉर्मल रेट अप्लाई होगा। अरे 111 ये छोड़ के बाकी सब पे नॉर्मल रेट होता है, और यहां पे भी तुम्हें समझ में आ रहा है नॉर्मल रेट ही होने वाला है। और इधर लॉन्ग टर्म में 20% होगा एज पर सेक्शन 112 एंड इधर हो जाएगा 12.5% एज पर सेक्शन 112। ओ एक क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना।
यहां पे ना लोग जो चोरी कर रहे थे ना, चोरी वो कैसे कर रहे थे, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सारे असेट्स को रीवैल्यू करके, अब रीवैल्यू कर दिया तो तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक उसको प्रोविजन बना दिया उसके सामने, क्या, इग्नोर रीवैल्यूएशन। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको बढ़ा के कहने से कैपिटल गेन्स कम नहीं कर सकते। अरे हाँ या ना? लोगों ने यहां पे और एक तरीका ढूंढा चोरी करने का, क्या कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते ना, क्या करेंगे, कॉस्ट ही एक्सपेंस है बेवड़े, कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते तो वो तो हो गया, एक्सपेंस से तो चोरी नहीं हो सकती। अब क्या करो, इनकम कैसे कम करो। तुमने ये डिपार्टमेंट कितने में बेचा था, 8 करोड़ में बेचा था, सामने वाले को बोलो 7 करोड़ ही दे, तुम्हें 1 करोड़ रुपया कैश में ले लो, 1 करोड़ रुपया। तुम समझो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा के तुम चोरी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तुम कॉस्ट बढ़ा रहे थे क्या सोच के, रिवैल्यूएशन करके। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया उसके लिए, क्या, इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर रिवैल्यूएशन, गया वो चोरी नहीं हो सकता। तो अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, एफईओसी कम दिखाना स्टार्ट किया। 2 वेज है चोरी करने के, ये एफईओसी एंड ये सीओए, या तो सीओए बढ़ाओ या तो एफईओसी कम करो। अब तुम सीओए बढ़ा के तो चोरी नहीं कर सकते, तो क्या करो, एफईओसी कम करो। सीओए बढ़ा के क्यों चोरी नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, क्या, इग्नोर रिवैल्यूएशन। लोग क्या करते थे पहले, सारे असेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू करके कॉस्ट बढ़ा देते थे, गवर्नमेंट ने वहां पे प्रोविजन डाल दिया। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, एफईओसी कम दिखाना स्टार्ट की। कैसे, सामने वाले को बोल दिया कि डिपार्टमेंट मैं तुझे कितने में बेच रहा हूं, 8 करोड़, तू कितना दे मुझे। अब गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग ऐसा करेंगे, इसी रीजन के वजह से 2 या 3 साल पहले एफईओसी जो है ना, एफईओसी, उसमें एक अमेंडमेंट आया कि व्हाट विल बी योर एफईओसी, एफईओसी विल बी फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2 विचएवर इज हायर। क्या आया अमेंडमेंट, एफईओसी इज और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज, व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 2, फेयर मार्केट वैल्यू 2 इज लमसम कंसिडरेशन रिसीव्ड। फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या है, जितने में आपने बेचा वो फेयर मार्केट वैल्यू 2 है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1। तो अब ध्यान से सुनना, फेयर मार्केट वैल्यू 1 में आपको क्या करना है, आपको वापस से यहां पे करना है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या करना है बोलो फटाफट से, वापस से बोलो। मतलब तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू 1 निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू 2 निकालना है, और उसमें से लेना क्या है, विचएवर इज। बट अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए, सर हमने असेट माइनस लायबिलिटी एक बार तो कर लिया, कब, जब हमने नेटवर्थ कैलकुलेट किया। वापस से असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो आंसर अपना सेम आएगा। ध्यान से सुनो, ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज अलग है और ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज अलग है। ध्यान से सुनना, ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज का मतलब क्या, समझो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहां पे आपको लैंड दिख रहा है, यहां पे आपको बिल्डिंग दिख रहा है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, बिल्डिंग आपका डिप्रीशिएबल असेट है, लैंड आपका डिप्रीशिएबल असेट नहीं है। समझो बिल्डिंग की जो WDV है ना, WDV वो थी 20 लाख रुपया, और लैंड की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 10 लाख रुपया। अब जब तुम नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे ना, नेटवर्थ, तो तुम्हें क्या लेना है, डिप्रीशिएबल असेट की WDV, मतलब बिल्डिंग की WDV कितनी है 20, तो वो 20 लाख लेनी है। लैंड कहां पे फॉलो हो जाएगा, अदर असेट में फॉलो हो जाएगा, उसकी बुक वैल्यू कितनी लेनी है 10 लाख। मतलब जब तुम नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे कहने से 30 लाख आएगा। और अब जब तुम फेयर मार्केट वैल्यू 1 पे जाओगे ना, फेयर मार्केट वैल्यू 1, तो ये लोग ने क्या प्रोविजन बनाया पता है, कि ये सारे असेट्स की है ना, सारे असेट्स की आप आज की मार्केट वैल्यू चेक करो कितनी है। तुम्हें समझ में आ रहा है, लैंड जब तुम बैलेंस शीट में लिखोगे इट विल बी एट कॉस्ट, बट उसकी मार्केट वैल्यू कहने से 80 लाख हो सकती है। आज बिल्डिंग की भले ही WDV 20 लाख है, बट उसकी वैल्यू मार्केट में कहने से 2 करोड़ भी हो सकती है। अरे ओए, तो तुम्हें जब फेयर मार्केट वैल्यू 1 लेना है ना, फेयर मार्केट वैल्यू 1 यहां पे जब तुम असेट्स की वैल्यूज उठाओगे ना, तो तुम्हें सारी वैल्यूज मार्केट वैल्यूज के बेसिस पे लेना है।
सो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये असेट्स एंड माइनस लायबिलिटीज तुम्हें करना है एट करंट वैल्यूज। करंट वैल्यूज मतलब मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है। अरे सुन रहा है? तो इस केस में अपने को नेटवर्थ कितनी बार निकालना पड़ता है? 2 बार। एक करंट वैल्यूज के बेसिस पे फॉर द पर्पस ऑफ एफवीओसी, एंड एक बैलेंस शीट में जो फिगर्स है उसके बेसिस पे फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि तुम लोगों को फेयर मार्केट वैल्यू 1 का जो कैलकुलेशन है ना, वो सिलेबस में नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, रूल नंबर 11 UAE करके। कौन सा रूल है? 11 UAE। ये रूल सिखाने के लिए मिनिमम 2 आवर्स चाहिए, जो तुम फाइनल सीए में पढ़ोगे। मिनिमम 2 आवर्स विथ ऑल दी एग्जाम्पल्स, ये रूल समझने के लिए हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू 1। कुछ भेजे में गया इंटर सीए में, उन्होंने ये चीज सिलेबस में नहीं रखी है। आपको क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उसके अंदर डायरेक्टली दिया होगा। कभी कभी तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 दिया भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं, जो लमसम अमाउंट मिला ना, दैट इज योर एफवीओसी। अरे समझा? आपको मेन फोकस किस पे करना है पता है? यहां पे आपको फोकस करना है ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट आना चाहिए बस। बाकी फेयर मार्केट वैल्यू 1, 2 वो सब चीजें क्वेश्चन में दी होगी आपको। समझा? पक्का भेजे में गया? हाँ, ये ये जो रूल मैंने लिखा है वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें ये रूल के अंदर दोनों चीजें एक्सप्लेन किया, हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू 1, हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू 2, और फिर दोनों में से क्या लेना है अपने को, विच एवर इज हायर। तो उसका अलग अलग पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। फेयर मार्केट वैल्यू 1, फेयर मार्केट वैल्यू 2, उसके अंदर फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के अंदर वापस और फॉर्मूलाज है। तो वो सब सीखने के लिए अभी अपना लेवल भी नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। सो ये आप लोगों का स्लम सेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एग्जाम में कॉन्सेप्ट आ चुका है, बट मेन फोकस वाज ऑन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? चलो लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 7.16 पे। यह आपको पहले सॉल्व करना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है पेज नंबर 7.42 के ऊपर, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 14 और फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 7.42। चलो स्टार्ट। प्रॉपर फॉर्मेट में करो। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 एंड 6 पेज नंबर 7.28। आज आप लोग होमवर्क वो सचिन भाई को सबमिट कर देना, मैम आए नहीं है, मैं उनको बोल देता हूँ। और नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों को कैपिटल गेन्स लिखना है। कैपिटल गेन्स मंडे अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो सैटरडे तक आपको सबमिट करना रहेगा। सो आज से तुम लिख सकते हो अगर चाहिए तो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में रहेंगे, 5 एंड 6 पेज नंबर 7.28। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।